ट्रेन के डिब्बे की मंद रोशनी में उस वृद्ध व्यक्ति की आंखें चमक रही थी, जो उनके अंदर के गहरे दर्द को बयां कर रही थी, जिसे शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता था। फिर मैंने उनके दर्द को साझा करने की इच्छा से उनसे पूछा, लेकिन बाबा जी, इलाज के लिए तो आपको काफी पैसों की जरूरत पड़ी होगी। उसके लिए आपके बेटों ने कुछ तो मदद जरूर की होगी ना। मेरे इतना कहते ही उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी गर्दन को धीरे से मेरी तरफ घुमाते हुए कहा, बेटा, जो किसी को दिल से दुआ न दे सके वो पैसे क्या देंगे। उस वृद्ध व्यक्ति की बातें सुनकर मैं थोड़ा ठिठक गया। फिर जिज्ञासा से पूछा, फिर आपने इलाज के लिए इतने पैसों की व्यवस्था कहां से की। मेरी बातें सुनकर उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेरी एक बेटी है जो यही दिल्ली में रहती है। उसी ने मुझे फोन करके कहा, पापा आप दिल्ली आ जाइए, मैं आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देती हूं। बेटा, मैं तो दिल्ली आने का बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था, पर वो बच्चों की तरह जिद करने लगी, कहने लगी कि पापा अगर आप नहीं आएंगे तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। फिर तो बेटा, मजबूरनवश मुझे आना पड़ा। अब तो मेरे लिए वही बेटी और बेटा दोनों हैं। बेटा, मैं ये नहीं कहता कि सभी बेटे एक जैसे होते हैं, लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि बहुत खुशनसीब वो मां बाप होते हैं जिनके घर बेटियां होती हैं। इतना कहते कहते उनकी आंखें भर आई। उनकी आंखों में आंसू देखकर मैंने टॉपिक को थोड़ा चेंज करने की कोशिश की, क्योंकि मैं कभी किसी के आंखों में आंसू नहीं देख सकता। फिर मैंने अपनी घड़ी में देखा, रात्रि के 9:14 हो रहे थे। मैंने सीट की तरफ इशारा करते हुए उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा, बाबा जी आप लेट जाइए। अरे नहीं बेटा, यहां मैं कैसे लेट सकता हूं, ये तो आपकी सीट है। मैं ठीक हूं, अभी टीसी आता ही होगा, हो सकता है वो मुझे कोई सीट दिला दे। बाबा जी, टीसी आएगा भी या न भी आए, आप लेट जाइए। वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर मुझे एक रात जगना भी पड़ गया तो क्या हो जाएगा। वैसे भी मुझे सुबह सुल्तानपुर स्टेशन पर ही तो उतरना है, फिर घर जाकर जितना सोना होगा सो लूंगा। मेरे इतना कहते ही वो वृद्ध व्यक्ति मुझे आश्चर्य से देखने लगा। फिर कुछ क्षण बाद उसने बड़े ही प्यार से पूछा, बेटा, क्या तुम सुल्तानपुर के रहने वाले हो। हाँ बाबा जी, लेकिन इसमें इतना आश्चर्य की क्या बात है। बेटा, मैं भी सुल्तानपुर का ही रहने वाला हूं। वैसे सुल्तानपुर में आप कहाँ रहते हो। अर्जुनपुर। बेटा, अर्जुनपुर का तो मैं भी रहने वाला हूं और गांव के सभी लोगों से मैं अच्छे से वाकिफ हूं। वैसे तुम किसके बेटे हो। गांव के मुखिया श्याम सुंदर दास मेरे बाबूजी हैं। तो क्या तुम मुखिया जी के बेटे हो। बड़ी प्रसन्नता के साथ उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हाँ बाबा जी, बिल्कुल अपने बाप पर गए हो, वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं। बाबा जी, बेटा किसका हूं। मैंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अब मेरे जोरों से नींद लग रही है, अब मैं सोने जा रहा हूं। अगर तुम्हें नींद आने लगे तो मुझे जगा देना, मैं उठकर बैठ जाऊंगा, फिर तुम सो जाना। अरे नहीं बाबा जी, आप लेट जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे इतना कहते ही वो अपने पीठ के बल लेट गए और कुछ ही देर में उन्हें नींद आ गई। मैं भी मोबाइल चलाते चलाते रात 12 बजे तक जागता रहा, फिर वही बैठे बैठे सो गया। अगले दिन सुबह मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे कोई उठा रहा है। आंखें खुली तो मैंने देखा कि वो बाबा जी, जिन्हें मैंने सोने के लिए अपनी सीट दी थी, वो मुझे जगा रहे हैं। फिर मैं अपनी आंखें मसलते हुए उठा तो देखा कि सूर्य की हल्की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने उंघाई लेते हुए पूछा, बाबा जी, इस समय हम कहाँ हैं। बेटा, बस अपना स्टेशन आने ही वाला है। थैंक गॉड। बाबा जी, जो आपने मुझे जगा दिया, वरना मैं तो ट्रेन के साथ ही चला जाता। अरे नहीं बेटा, मुझे मालूम था कि तुम मेरी वजह से लेट से सोए हो, इसीलिए मैं जल्दी उठ गया। अभी हम दोनों बातें ही कर रहे थे, तब तक ट्रेन सुल्तानपुर स्टेशन पर पहुंच गई। ट्रेन अब धीरे धीरे स्लो, और स्लो होते होते प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर रुक गई।
फिर मैं जल्दी से अपना बैगेज लेकर ट्रेन से नीचे उतरकर बाबा जी को भी अपने हाथ से सहारा देते हुए नीचे उतारा। उनके पास ज्यादा कुछ सामान नहीं था सिवाय एक छोटे बैग के, जिसमें उनकी अपनी कुछ दवाइयां और एक दो जोड़ी कपड़े थे। प्लेटफॉर्म पर उतरकर हम मेन गेट से स्टेशन के बाहर आ गए। जैसे ही हम स्टेशन के बाहर आए वैसे ही एक ऑटो चालक ने मेरे पीछे से आवाज दी, बाबूजी ऑटो चाहिए क्या? उसने बड़े ही नम्रता से पूछा। हाँ, मैंने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा। बाबूजी, वैसे आपको कहाँ जाना है? अर्जुनपुर। ठीक है बाबूजी, आइए बैठिए, उसने ऑटो में बैठने का इशारा करते हुए कहा। वैसे यहां से अर्जुनपुर का किराया कितना होगा? मैंने उस ऑटो चालक से पूछा। बाबूजी, अगर आप ऑटो बुक करके जाएंगे तो 150 रुपए और सवारी के साथ जाते हैं तो 20 रुपए, लेकिन बाबूजी सवारी के साथ जाएंगे तो सवारी पूरी भरने तक आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाबूजी, वैसे आपके लिए बुक करना ही ठीक रहेगा, इससे मैं आपको सीधे आपके घर तक पहुंचा दूंगा। ठीक है बाबा जी, आप अंदर बैठिए। मेरे कहने पर बाबा जी उस ऑटो के अंदर बैठ गए। फिर मैं भी उनके बगल में जाकर बैठ गया। ऑटो वाले ने तुरंत ऑटो स्टार्ट किया और थोड़ी ही देर में ऑटो वाले ने ठीक मेरे घर के मेन गेट पर ऑटो को ले जाकर रोक दिया। फिर मैं उससे नीचे उतरकर अपने ट्रैवल और ट्रॉली बैग को नीचे उतारकर उस ऑटो चालक के हाथों में 150 रुपए को रखते हुए कहा, बाबा जी जहां बोले उन्हें वहां उतार देना। जी बाबूजी, उस ऑटो चालक ने कहा। फिर मैंने अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए बाबा जी से कहा, अच्छा बाबा जी प्रणाम, खुश रहो बेटा। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें तथा कहानी के अगले एपिसोड से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।